हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लोकेश शर्मा और आज आप मेरे साथ फर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में हैं, जिसमें हम ये सीखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। हम सुनते तो हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है, ये नया कंसेप्ट है। बहुत लोग कहते हैं यार तूने डिजिटल मार्केटिंग सुना है, पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या, हम इसे सीखना क्यों चाहते हैं। वाकई में डिजिटल तो हमें समझ में आता है कि डिजिटल का मतलब है कि इंटरनेट, हम डिजिटल को इंटरनेट के हिसाब से समझते हैं। और मार्केटिंग को हम देखते हैं कि यार मार्केटिंग करना, तो हमें लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको हम इंटरनेट पे मार्केटिंग कर रहे हैं जी, या हम उसको इंटरनेट पे कहीं ना कहीं हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाता है कि लोगों को लगता है कि इंटरनेट और प्लस हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मार्केटिंग, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आता है। पर बेसिकली ये कि हम जिस भी चीज़ को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिस भी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग को जानने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा फर्स्टली मेन इंटेंशन ये होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा क्या है जो ये नॉर्मल मार्केटिंग से या हम कहें ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डिफरेंट है ना। या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से कैसे डिफरेंट है, ये डिजिटल मार्केटिंग कंसेप्ट आया कहाँ से, ये इतना इंक्रीज क्यों हो गया, इंक्रीज कैसे हो गया है, इंक्रीज द पैटर्न ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कैसे मतलब डिजिटल मार्केटिंग का पैटर्न जो है इतना इंक्रीज हो गया टुडे सिनेरियो में, क्यों इतना बढ़ता जा रहा है, लोग बाग क्यों इसकी तरफ सीखने की तरफ आ रहे हैं। तो आज हम उसको सीखना शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्लाइड हम शुरू करते हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और धीरे धीरे हम आगे के कंसेप्ट को इसको क्लियर करना शुरू करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्लाइड हम स्टार्ट करते हैं अपनी। जैसा कि आप ये देख रहे हैं फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे मेंशन है डिजिटल मार्केटिंग और नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब है एज वर्ड सेज मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस स्ट्रैटेजिक अप्रोच। ओके, तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग एफर्ट्स आप जो इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे यूज करते हैं, ओके, तो वो एक डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। इट मीन्स कि आप जितने भी एफर्ट्स इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर कर रहे हैं, आप इंटरनेट मार्केटिंग के ऊपर जितने भी एफर्ट्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग के ऊपर जितने भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। जब तक एक वर्ड इसके अंदर मेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड इसमें मेंशन है स्ट्रैटेजिक अप्रोच, सॉरी, हाँ, यहाँ पे मेंशन है स्ट्रैटेजिक अप्रोच। स्ट्रैटेजिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप कैसे एक स्ट्रेटेजी वे में, एक फॉर्मेट में, एक प्लानिंग वे में किसी चीज को करते हैं, तो वो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच होती है, स्ट्रैटेजी बना के। ठीक है, एक नॉर्मल पोस्ट कर देना इंटरनेट के ऊपर, इट्स नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, वो डिजिटल मार्केटिंग कभी भी नहीं हो सकती। राइट, सपोज करिए कि मैं अपनी फेसबुक आईडी पे गया, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे हम एक गूगल पे जाते हैं और नॉर्मली अपना फेसबुक ओपन करते हैं, और फेसबुक ओपन करने के बाद जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मेरा फेसबुक ओपन हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा लोकेशन यहाँ पे, जैसे हमारा ही डिजिटल हॉक्स 24 का अपना यहाँ पे हमारा पेज है, और ये मेरी प्रोफाइल है, जैसे नॉर्मल प्रोफाइल्स लोगों की होती है। तो आप इसमें देखेंगे लोगों के नॉर्मल ऐड होते हैं, नॉर्मल लोग वह कुछ भी पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वो एक डिजिटल अप्रोच में नहीं आता, रैंडमली कुछ भी पोस्ट कर देना है ना। कुछ लोग कुछ भी पोस्ट कर देते हैं, जैसे किसी ने किसी ग्रुप में ये पोस्ट कर दिया है ना, किसी ने किसी ग्रुप में ये पोस्ट कर दिया, तो ये क्या है, एक फॉर्मेशन नहीं है, ये इस फॉर्मेशन में नहीं आता। अभी किसी ने ये कर दिया, अंडरटेकर ने दिसंबर 19, मतलब ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मतलब स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं है यहाँ पे, कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक नहीं है। अब देखो ये नॉर्मल एक किसी ने यहाँ पे, जैसे ग्रुप्स मेरे पास ऐड होते हैं, आपके पास भी कई सारे ग्रुप्स ऐड होते होंगे, तो जैसे किसी ने यहाँ पे लिख दिया कि कम से कम ब्याज दर पर आधार कार्ड पैन कार्ड 10,000 से 50,000 तक लोन, तो ये क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। पर अगर ये कोई बिजनेस चला रहा है तो इसके पास एक फॉर्मेट नहीं है, इसके पास एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं है जिससे ये अपने बिजनेस को इंक्रीज कर पाए। ये क्या कर रहा है, एक रैंडमली अपने पोस्ट को किसी भी ग्रुप में उठा के पोस्ट कर रहा है, और इसको नहीं पता है कि इसको ये भी नहीं पता है कि ये इसको मेजरेबल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, तो इसको इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है। ठीक है, तो सेकेंडली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ कि ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है ना।
अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म ऑफ, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म क्या है ये, मार्केटिंग का। इसको हम डिजिटल मार्केटिंग कभी कहेंगे ही नहीं, ये अनस्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है, अनस्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, अवर्ड्स इज मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस स्ट्रेटेजिक अप्रोच। सिंपली पोस्टिंग इज नॉट द डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ स्पैमिंग। आप यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है सिंपली पोस्टिंग इट्स नॉट द डिजिटल मार्केटिंग, इट्स अ स्पैमिंग। क्या है ये, एक स्पैमिंग है ना। ये एक डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे है ही नहीं, ये सिर्फ एक स्पैमिंग है। ठीक है, तो हम कहीं भी कुछ भी रैंडमली कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, जब तक हम स्ट्रैटेजिक अप्रोच को यूज़ नहीं करेंगे तब तक वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कहलाएगी, ये हमको हमेशा से याद रखना है। ठीक है, तो सेकंड स्लाइड में हम यहाँ पे आते हैं। सेकंड स्लाइड हमारी है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा कोई भी चीज़ हम आगे की तरफ पढ़ते हैं या उसके बारे में हम आगे ब्रीफली में जानना शुरू करते हैं तो हमारे लिए प्रायर इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हिस्ट्री क्या रही है उसकी, मतलब उसकी हिस्ट्री क्या है, वो कहाँ से आया है ना, वो कहाँ से आया है, उसका बॉन्ड कैसे हुआ है, वो किसी सिनेरियो में कैसे स्टार्ट हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्टली हमारा यहाँ पे मेंशन है टर्म डिजिटल मार्केटिंग फर्स्ट यूज लॉन्च ऑफ आर्काइव फर्स्ट सर्च इंजन 1990। ठीक है, तो इसमें ये दे रखा है कि टर्म डिजिटल मार्केटिंग जो पहले यूज़ हुआ था वो लॉन्च ऑफ आर्काइव, आर्काइव एक फर्स्ट सर्च इंजन था। ठीक है, जो 1990 में इसमें सिनेरियो में आया था। ठीक है, आर्काइव वाज द एफटीपी, सो वी कॉल्ड द फर्स्ट सर्च इंजन। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था ये एफटीपी, हम इसको डिनोट मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आर्काइव जो है फर्स्ट सर्च इंजन था जो 1990 में एग्जिस्ट हुआ था, जिसकी वजह से हम सर्च इंजन जो अभी आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में वो हमें समझ में आएगा। फिर यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट क्लिकेबल वेब एड बैनर। इसके बाद हमारे जो सिनेरियो के अंदर आया वो फर्स्ट क्लिकेबल एड बैनर आया था। ठीक है, एड बैनर जो आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे एड बैनर जो आते हैं हमारे डिजिटल मार्केटिंग में जिन्हें हम कभी भी देख पाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। देखिए, हम ऐड बैनर देख लेते हैं, हम रैंडमली भी यहाँ सर्च करेंगे। हम अगर ऐड बैनर देखना चाहें, ठीक है, तो देखिए ये ऐड बैनर्स होते हैं, जैसे कोई भी ऐड बैनर है, ये ऐड बैनर है, ये ऐड बैनर है, तो दीज आर द ऐड बैनर्स। ठीक है, ये ऐड बैनर्स है हमारे पास, सारे ऐड बैनर्स हैं, ये ऐड बैनर है। तो वो जो था फर्स्टली जो हमारा क्लिकेबल ऐड बैनर था, क्या था, क्लिकेबल ऐड बैनर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये ऐड बैनर हमारा फर्स्टली था। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट ऐड क्लिकेबल था जो 27 अक्टूबर 1994 में, कब 27 अक्टूबर 1994 में एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गया था ऐड बैनर। क्लिक बाय 4 आउट ऑफ 10,000 पीपल, 10,000 पीपल में से 4 पीपल ने क्लिक बाय 4 पीपल आउट ऑफ 10, मतलब आप बिलीव करेंगे 10,000 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों ने क्लिक किया था। 4 आउट ऑफ 10,000 पीपल, सिर्फ 4 लोगों ने क्लिक किया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि 1994 एक बहुत प्रायर ईयर था, बहुत स्टार्ट पहले लोगों को कुछ पता ही नहीं था इंटरनेट के बारे में, और तो वो ज़्यादा बिलीव भी नहीं करते थे, तो सिर्फ 4 लोगों ने। और ये लाइव जो हुआ था वो hotwire.com पे हुआ था। हॉटवायर उस टाइम की सबसे फेमस और सबसे पुरानी साइट थी, अगर आप इसे गूगल करेंगे तो, जिसका CTR जो रहा था वो 44% रहा था। तो ये हिस्ट्री है, मतलब एक तरीके से ये हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्लिकेबल बैनर क्या था, कैसे कैसे स्टार्टअप हुआ। ठीक है, तो जॉय MC कॉम्बले जो थे वो इसके क्रिएटेड थे, जिन्होंने ये ऐड बनाया था, AT&T कंपनी से थे वो, है ना, फाउंडर ऑफ वंडर फैक्ट्री के जॉय मैक कॉम्बले। तो उन्होंने इस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया, इस तरीके से ऐड बैनर बनाया, फर्स्ट उन्होंने स्टार्ट किया। तो सेकंड हम स्टार्ट करते हैं लॉन्च ऑफ याहू फर्स्ट ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन ओवर नेट मार्केट 1994। ओके, तो यहाँ पे दो सिनेरियो स्टार्ट हो जाते हैं हमारे 1994 के अंदर। वो क्या है, लॉन्च ऑफ याहू, याहू का लॉन्च हुआ।
याहू का लॉन्च होता है और हमारा पहला ई कॉमर्स ओवर नेट मार्केट स्टार्ट होता है। ठीक है, याहू एक बहुत बड़ा हमारा एक बहुत बड़ा सर्च इंजन था अपने टाइम में, जब हमारा गूगल एग्जिस्ट नहीं हुआ था। इसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो याहू हमारा उस टाइम पे सबसे बड़ा सर्च इंजन यहाँ पे था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डैन कोहन हु क्रिएटेड अ वेबसाइट कॉल्ड नेट मार्केट सोल्ड अ स्टिंग सीडी टू अ फ्रेंड। Cohen friend paid 12.48 plus shipping and he used data encryption software to send his friend card number securely. ओके, तो उस टाइम पर डैन कोहन नाम का एक पर्सन था, इसको थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं। उसने क्या किया, एक वेबसाइट क्रिएट करी थी नेट मार्केट में सोल्ड के लिए। ठीक है, तो उसने एक सीडी अपने फ्रेंड को दी थी एंड कोहन फ्रेंड पेड, उसने उसको 12.48 प्लस शिपिंग एंड ही यूज्ड टू डाटा इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू सेंड हिज क्रेडिट कार्ड। तो उसने ये जो प्रोसेस किया था, जिसने ये वेबसाइट बनाई थी, और उसने एक सीडी जो है अपने फ्रेंड को इस प्रोसेस के थ्रू दी थी और उसने उसको शिपिंग के साथ इसका प्राइस दिया था। तो फर्स्ट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन था ये उस टाइम पे, जो 1994 में हुआ था। क्रेडिट कार्ड को इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे आपने यूज़ किया, ई कॉमर्स की वेबसाइट पे, जहां आपने एक सीडी खरीदी। तो ये प्रोसेस इन दोनों ने साथ में किया था ताकि उनको पता लग पाए कि वो कैसे कैसे ये प्रोसीजर होता है। तो मतलब आप ये बोले कि अमेज़ॉन आज के टाइम में सबसे बड़ी साइट है और अमेज़ॉन से शुरू हुआ, या आप सोचें कि कोई भी ई कॉमर्स साइट जैसे होम शॉप 18 आपने सुना होगा, जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर। सबसे पहले तो नहीं कहूँगा, पर हाँ फिर भी एक तरीके से मतलब वो फेमस साइट थी, जो टीवी पे एड्स देखे और आप उसको होम शॉप से चीज़ें लेते थे। वैसे मेरे को तो होम शॉप 18 का याद है, बाकी जितना फेमस वो हो पाई थी। ठीक है, तो उसके बाद फाइनली फिर धीरे धीरे ई कॉमर्स स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर्स खुलना शुरू हो गए और अमेजोन आपके आज के टाइम में लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टोर है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। तो उसके बाद क्या होता है कि तो ये हम कह नहीं सकते कि सिर्फ अमेज़ॉन ही है। उससे पहले हमारा यहाँ पे इन दोनों दोस्तों ने मिलके ऐसा ट्रांजेक्शन्स किए थे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को दर्शाते हैं, क्योंकि जहाँ पे पेमेंट होती है और कोई सामान खरीदा जाता है तो वो ई कॉमर्स स्टोर ही कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक की हिस्ट्री थी जो सिर्फ नॉर्मल थी। इसके आगे भी ईयर्स बाय ईयर्स हिस्ट्री चेंज होती रहती है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट टर्म में क्या है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट टर्म में हमारा 1994 में याहू लॉन्च हो गया था, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, उसके बाद इट्स एन अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर। तो ये एक अमेरिकन वेब सर्विस प्रोवाइडर था। ठीक है, अमेरिका का था, ओन्ड बाय वेरिन मीडिया। इसको वेरिन मीडिया ओन कर रहे थे। ठीक है, जो वेरिन मीडिया की टीम थी वो इनको ओन कर रहे थे। इट प्रोवाइड्स अ वेब पोर्टल सर्च इंजन। ठीक है, याहू सर्च एंड रिलेटेड सर्च सर्विस बाय याहू, याहू मेल, याहू न्यूज़, याहू स्पोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, आप देखेंगे कि याहू जब स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग के अंदर, तो याहू एक सर्च इंजन था, पर धीरे धीरे राहू ने रिलेटेड सर्विसेज अपनी स्टार्ट कर दी थी। राहू ने अपना याहू मेल शुरू कर दिया था, याहू ने अपना याहू न्यूज़ शुरू कर दिया था, याहू स्पोर्ट्स स्टार्ट हो गया था। तो मतलब याहू ने अपने जो अपना बिजनेस है उसको बढ़ाने के लिए उसने अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं अपने सर्च इंजन से निकल के उसने रिलेटेड सारे चीज़ों में शिफ्ट होना याहू शुरू हो गया था 1994 में। तो यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो फर्स्ट सर्च इंजन हमने पढ़ा था कौन सा, आर्काइव, उसके बाद ये एक सेकंड सर्च इंजन है जो 1994 में एक बूम की तरह आया। देन ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, कैसे इनलार्ज कर रहा है अपने आप को। यहाँ पे सर्च इंजन से वो याहू सर्च में चला जाता है, रिलेटेड सर्विसेज उसने एक्सप्लोर कर दी हैं यहाँ पे। ठीक है, एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है याहू, हम देख पा रहे हैं 1994 में। याहू वाज एस्टेब्लिश बाय जेरी यंग एंड डेविड फ्लू। जेरी यंग एंड डेविड फ्लू ने मिलकर याहू को इस्टेब्लिश किया था। जन 1995 में याहू एक .com के लिए रजिस्टर्ड एज अ डोमेन रजिस्टर्ड हो गया था। डोमेन क्या होता है इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे डोमेन क्या होता है। बाकी आप ये समझ लो डोमेन एक तरीके का नाम होता है जो हमारे इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे इस्टेब्लिश होता है, क्योंकि बिना नेम के हम कहीं भी कुछ रजिस्टर, आप कंपनी भी खोलते हैं तो उसको रजिस्टर करने के लिए आपको एक नाम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक इंटरनेट पे, हमको इंटरनेट पे वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, या आप ऐसे समझ लीजिए उसको रजिस्टर्ड करने के लिए हमें एक नेम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप डोमेन को एक नेम समझ के चल सकते हैं। ठीक है, बाकी ब्रीफली हम इसको आगे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो याहू एक .com एज अ 1995 में एज अ डोमेन रजिस्टर्ड हो चुका था।
तो 1997 में हम इसकी हिस्ट्री कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। 1997 में याहू एक्वायर्ड रॉकेट मेल एंड चेंज हिज नेम याहू मेल। ओके, तो याहू ने क्या किया, रॉकेट मेल को एक्वायर कर लिया। अब याहू यहाँ पे अपने पैटर्न को चेंज कर रहा है। याहू क्या कर रहा है, याहू दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर रहा है, एक्विजिशंस में ले रहा है, मर्ज नहीं कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। एक्वायर इट मीन्स कि वो जितनी भी मार्केट्स में कंपनियां हैं उनको एक्वायर करना स्टार्ट कर रहा है याहू। यहाँ पे याहू एक्वायर रॉकेट मेल एंड चेंज हिज नेम याहू मेल। उसने रॉकेट मेल का नाम चेंज करके याहू मेल कर दिया क्योंकि उसने उसको एक्वायर कर लिया। 1998 में याहू वॉज द किंग ऑफ इंटरनेट, 95 मिलियन पेज व्यू डेली विजिट। दिस इज मोर देन ट्रिपल अदर सर्च इंजन। कैन यू इमेजिन, याहू वॉज द किंग ऑफ इंटरनेट, दुनिया का किंग हो चुका था वो। 95 मिलियन पेज व्यू उसके डेली हो रहे थे। 95 मिलियन पेज व्यू बहुत होते हैं उस टाइम पे। दिस इज अ मोर देन अ ट्रिपल देन अदर सर्च इंजन। मतलब उस टाइम पे कोई सर्च इंजन था ही नहीं जो याहू से कम्पीट कर पाए। तो ये इट्स अ बिग डील कि याहू इतना इलेबोरेट होके चल रहा था और इतना ब्रीफ में उसने अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर लिया था कि वो चाहता था कि कोई भी विजिटर आ रहा है तो वो याहू के ही प्लेटफॉर्म पे लैंड हो। अगर वो याहू के प्लेटफॉर्म पे लैंड होता है तो सारा क्रेडिट याहू को मिलेगा। जैसे आज के टाइम में रिलायंस है, रिलायंस चाहती है कि जितने भी उसके बिजनेसेस मार्केट में बिजनेस हैं वो रिलायंस के नाम से हो, इसलिए रिलायंस अपने आप को फैला रहा है। तो रिलायंस इंटरनेट पे तो ऑब्वियस ही बात है आ ही रहा है, प्लॉटिंग में जा रहा है रिलायंस, हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जा रहा है ना, और भी सारी चीज़ों में याहू मतलब रिलायंस बढ़ रहा है। इस तरीके से याहू ने इंटरनेट पे अपना मार्केट बना लिया था, ठीक है, जिससे उसने 95 मिलियन पेज व्यू उसके आने शुरू हो गए थे। 98 में गूगल लॉन्च एंड मेक अ पेज रैंक एल्गोरिथम अदर देन सर्च इंजन प्रोवाइड द कैटलॉग बट द गूगल शो द टॉप वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेजेस। अब यहाँ पे समझने की बात यह है, 1998 में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ। द चेंज इज द गूगल वॉज लॉन्च्ड ऑन द टाइम। गूगल वहाँ पे लॉन्च हो चुका था। अब ये गूगल कैसे आ गया एकदम से, ठीक है, तो गूगल 1998 में लॉन्च हो गया था और वो पेज एल्गोरिथम पे काम कर रहा था। अब यहाँ समझने वाली बात हमारे पास ये होती है कि ये पेज एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए, पेज एल्गोरिथम जो होता है वो एक ऐसी सिनेरियो, पेज एल्गोरिथम एक ऐसा सिनेरियो होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि पेज एल्गोरिथम एक ऐसा फीचर है कि एक ऐसा फीचर है, एक ऐसी कोडिंग है जिसके अंदर पेज रैंकिंग जो हमारी होती है, जो रैंकिंग हम देखते हैं गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे, फर्स्ट पेज, थर्ड पेज, सेकंड पेज, तो पेज एल्गोरिथम गूगल लेके आया। गूगल ने क्या किया कि हमारे जितने भी गूगल का मेन मोटिव था कि जो गुड वेबसाइट्स हैं, जो अच्छी वेबसाइट्स हैं, उनको हमेशा टॉप पे रखना। तो वो रैंकिंग की एल्गोरिथम लेके आया, यानी रैंक वाइज एल्गोरिथम। उसने कभी भी ये नहीं कहा कि अगर हम एक वेबसाइट को मतलब एक किसी चीज़ को ढूंढते हैं एज अ कीवर्ड तो वो सारी की सारी वेबसाइट को वहाँ दिखा दे, नहीं। उसने कहा कि प्रेफरेंसेस देनी है किसको, जो प्रायोरिटी, जो अच्छी वेबसाइट्स है, जो गुड वेबसाइट है, जो वाकई में इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है, उनको रैंकिंग देनी है, हमको प्रायोरिटी देनी है उनको, तो उनको हमें फर्स्ट पेज पे रखना है। तो ये एक रैंकिंग एल्गोरिथम के थ्रू ही हो पाता था। तो जिसे कहते थे पेज रैंक एल्गोरिथम, ठीक है। 1998 में ही ये सारी चीज़ें 1998 में ही चल रही हैं, कैसे कैसे याहू अपने आप को चेंज करता जा रहा था और कहाँ तक पहुँच चुका था। वहीं गूगल लॉन्च हुआ और गूगल ने अपना किस बेस पे लॉन्च होता है और कैसे कैसे अपने आप को चेंज करता है। तो 1998 में ही गूगल स्टिल वर्किंग ऑन होम पेज एल्गोरिथम एंड ही गॉट 3 एंजल विजिटर्स, जेफ बेजोस, डेविड चिरन एंड राम श्रीराम, राइट। गूगल ने 3 एंजल इन्वेस्टर्स अपने यहाँ पे ले चुका था वो होम पेज एल्गोरिथम के लिए। अब ये होम पेज एल्गोरिथम क्या है, होम पेज एल्गोरिथम का मतलब ये था कि गूगल प्रेफरेंस दे रहा था होम पेज एल्गोरिथम पे सबसे ज़्यादा, यानी जितनी भी वेबसाइट्स के होम पेजेस थे वो उनको एल्गोरिथम को पेजेस को रैंक करने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा था। और ही गॉट अ 3 एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है। 2000 इट वाज द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट इन द वर्ल्ड वाइड। 2000 के अंदर 2000 के अंदर गूगल बहुत पॉपुलर हो चुका था। गूगल बहुत पॉपुलर हो चुका था। जेरी एंड डेविड गाइड टू द वर्ल्ड वाइड वेब डायरेक्टरीज, ठीक है।
जेरी एंड डेविड ने क्या किया यहाँ पे, वर्ल्ड वाइड वेब डायरेक्टरी उन्होंने बनाई। जेरी एंड डेविड कौन थे? जेरी एंड डेविड कौन थे? जेरी एंड डेविड जो थे वो दो इन्वेस्टर्स थे, ठीक है, जेरी एंड डेविड, जिन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड वेब डायरेक्टरी में शामिल कर दिया। व्हेन वी सर्च ऑन याहू इट वाज द प्रेजेंटेड द वेबसाइट which we wanted to be see on Yahoo and then we selected as per our wants। ओके, जब हम कुछ भी याहू पे सर्च करते थे इट वॉज प्रेजेंटेड द वेबसाइट विच वी वांट टू बी सी ऑन याहू। हम क्या करते थे, याहू का एल्गोरिदम किस टाइप से काम करता था पता है आपको? याहू का एल्गोरिदम ऐसे काम करता था कि जब हम कुछ भी गूगल पे सर्च करते थे तो याहू हमको सारी की सारी जो डायरेक्टरीज थी, सारी की सारी जो चीज़ें थी वो हमको एक जगह पोर्टफोलियो में नीचे स्टैब्लिश कर देता था। इट मीन्स कि अगर हमने किसी भी चीज़ के लिए सर्च आउट किया है तो वो सारी वेबसाइट्स को एक साथ लेके नीचे की डाउन हमारे पास लेके आ जाता था। मतलब इट्स नॉट अ पेज रैंकिंग एल्गोरिदम, वो गूगल की तरह पेज रैंकिंग एल्गोरिदम पे नहीं काम कर रहा था। तो इसको समझने की हम इस तरीके से भी कोशिश कर सकते हैं कि सपोज करते हैं कि एक मिनट, यहाँ पे हम एक यहाँ पे लेके चलते हैं कि ये एक याहू का सर्च इंजन है, याहू का सर्च इंजन है जैसे गूगल का होता है। तो हम जब भी सर्च इंजन में डालते थे, जैसे सपोज करिए हमने डाला स्कूल, बेस्ट स्कूल इन पुणे, राइट, तो याहू क्या करता था कि सारे स्कूल्स लेके आ जाएगा, सेंट एंड्रयूज करके ले आएगा स्कूल्स को, सेंट क्वीन करके ले आएगा स्कूल, और दिव्या भवन स्कूल्स के नेम में, मतलब नॉर्मली एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो क्या करेगा, रेंडमली सारे स्कूल्स के नेम लेके आ जाएगा और यहाँ पे भर देगा, बहुत सारे डायरेक्ट सारे भर देगा। अब नाउ दैट योर वर्क इज कि यू कैन फाइंड इट फ्रॉम ऑल ऑफ देम कि विच वन इज गुड फॉर यू। ओके, तो आपको यहाँ क्या करना है कि आपको इतने सारे स्कूलों में से फाइंड आउट करना है कि कौन से स्कूल्स आपके लिए सही रहेगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक ही कीवर्ड के ऊपर, यहाँ पर आपने एक कीवर्ड डाला हुआ है और इसी कीवर्ड के ऊपर आपके पास, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे आपके पास कम से कम 100 रिजल्ट निकल के आ जाते हैं, तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। यू डोंट नो दैट कि विच वन इज़ गुड फॉर यू और विच इज़ नॉट, ओके, क्योंकि नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये शुरू हो जाती है। देन सेकेंडली क्या होता है हमारे साथ कि अगर हम वहीं बात करते हैं गूगल की, गूगल सर्च इंजन की बात करते हैं, तो गूगल सर्च इंजन कैसे काम करता है आपको पता है ना? कैसे काम करता है हम लाइव ही देख लेते हैं, हमारे पास गूगल है। जब भी हम गूगल में टाइप करते हैं कि यहाँ पे हमें टाइप करना है बेस्ट स्कूल इन पुणे, तो क्या होगा, फर्स्ट टॉप 10 रिजल्ट्स हमारे पास यहाँ पे आएंगे, राइट। फर्स्ट टॉप 10 रिजल्ट हमारे पास निकल के यहाँ पे आ जाते हैं। तो हमारे को इजी होता है, क्या इजी होता है, 9 + 10 है, यहाँ पे रैंकिंग आ रही होगी, ठीक है। कभी कभी 9 10 में थोड़ा सा ये ऐड आ जाता है, इसलिए 10 रिजल्ट नहीं होता, पर 9 10 रिजल्ट हमारे रहते हैं, तो ऐड की वजह से वो काउंटेबल हो जाता है। तो क्या होता है कि हमारा ये 10 रिजल्ट में से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि गूगल ने पेज रैंक एल्गोरिदम के बेसिस पे इन सबको रैंक किया है, इनको इनको सबको पेज रैंक एल्गोरिदम के बेसिस पे इनको रैंक किया है। तो इट मीन्स कि गूगल ने प्रायोरिटी दी है टॉप 10 स्कूल्स को जो बहुत अच्छे हैं। गूगल ने प्रायोरिटी दी है टॉप 10 स्कूल को जिनका ओवल और इंटरनेट पे। अच्छा, ये कैसे पता लगता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है बुरी है? मतलब क्या होता है ना कि आप अगर टॉप 10 में प्रायोरिटी आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट से विजिटर्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी क्या होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम ये नहीं कह सकते गूगल पे टॉप 10 में है अच्छी है। मतलब अच्छी हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि इसकी अपनी विजिबिलिटी ऑल ओवर इंटरनेट पे हो चुकी है। इट मीन्स इसके ऊपर बहुत सारे विजिटर्स आ चुके हैं, रैंकिंग रिव्यूज़ दे चुके हैं, और अपना बहुत ज़्यादा, मतलब ये मान के चलिए कि उनके रिव्यूज़ के बेसिस पे, विजिटर्स के काउंट ऑफ विजिटर्स के बेसिस पे और इसकी अच्छी पॉपुलैरिटी के बेसिस पे, ठीक है, गूगल ने बहुत सारे एनालिसिस के बेसिस पे, जो उनके सर्च इंजन के एनालिसिस के बेसिस पे इसको प्रायोरिटी दी है टॉप 10 सर्च इंजन रिजल्ट में। तो ये एक मेन ये दिखाता है कि हाँ, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो कि इट इज़ बेटर, ये बहुत बेटर है बजाय इन 100 रिजल्ट जो गूगल में आगे आएंगे आपके सामने। तो आप इनको प्रायोरिटी दे सकते हो, आप उन पे जाने से पहले सेकेंड थर्ड फोर्थ आप इनको प्रायोरिटी दे सकते हो।
इनको सर्च कर सकते हो, इनके पास जा सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो। तो आपके पास जो है मतलब लिमिटेशंस जो आपके पास हैं, जो बहुत ज़्यादा ढूंढने की, बहुत ज़्यादा परेशान होने की, तो वो नहीं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में आएगी। तो आप यहाँ पे आराम से इजीली फाइंड आउट कर पाते हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि एक नॉर्मल, तो बिफोर द लॉन्च ऑफ पेज रैंक एल्गोरिथम इन द गूगल फाउंडर ऑफ वांट्स to sell the page rank algorithm to Yahoo in $1 million, but Yahoo was very popular and it refused the deal because of the high cost deal. ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक मिनट। ओके, तो ये कहना चाह रहा है कि पेज रैंक एल्गोरिथम लॉन्च होने से पहले गूगल ने एक बहुत बड़ा मतलब एक फेवर किया था याहू के लिए। उन्होंने ये बोला कि हम अपना पेज रैंक एल्गोरिथम आपको बेचना चाहते हैं, मतलब दे वांटेड टू बी सेल द पेज रैंक एल्गोरिथम, और वो $1 मिलियन में इसको बेचना चाहते थे याहू को। पर याहू वॉज वेरी पॉपुलर ऑन दैट टाइम। तो याहू ने क्या किया, याहू डेफिनेटली रिफ्यूज दैट डील। उसने पर्टिकुलरली रिफ्यूज कर दी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। यहाँ पे अब पढ़ रहे हैं कि $1 मिलियन में याहू ने गूगल ने याहू को ये डील दी और उसने मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलैरिटी के ईगो में याहू ने कितना बड़ा अपना लॉस किया, और वो इस चीज़ को पहचान ही नहीं पाया कि पेज रैंक एल्गोरिथम कितनी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम थी, जो सर्जन बैरी और लैरी पेज लेके आए थे। सर्जन बैरी और लैरी पेज जो है ये गूगल के को फाउंडर हैं जिन्होंने इसको बनाया था। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ को समझना। और आज पेज रैंक एल्गोरिथम के बेसिस पे ही हम आज डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, और इसके सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो हम आगे सीखेंगे वो सारा टोटली इस पर डिपेंडेंट है। अगर याहू ये पेज रैंक एल्गोरिथम एक टाइम पे ले लेता तो आज याहू बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता। उसकी पॉपुलैरिटी कभी नहीं जाती, और ये कंडीशन कभी नहीं आती कि याहू आज बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं करता इंटरनेट पे। वो उसकी एक्सिस्टेंस होती, शायद गूगल नहीं होता, याहू होता। ठीक है, तो टाइम का खेल है। अगर हम किसी चीज़ को नहीं समझते टाइमली, हम उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं जान पा रहे, इवेल्युएशन नहीं करते हैं और डील रिफ्यूज़ करते हैं, तो हमको उसकी प्रॉब्लम्स क्या फेस करनी पड़ सकती हैं आगे जाके, है ना। तो वाई डज बीट द याहू ऑन द इंटरनेट, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत अच्छे से सुनने की कोशिश करिएगा। इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, वाई गूगल बीट द याहू ऑन इंटरनेट। गूगल ने याहू को कैसे बीट कर दिया। याहू बिकम फेल, गूगल बिकम अप। कैसे? नो इकोसिस्टम, देयर इज अ नो इकोसिस्टम, देयर इज अ नो सिस्टम, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं था उसके पास। वो किसी भी वे में जा रहा था, कभी मेल लॉन्च कर रहा था, कभी वो अपने और साइट्स लॉन्च कर रहा है, कभी वो सोशल साइट्स लॉन्च कर रहा है। तो वो अलग अलग कभी भी ध्यान नहीं दे रहा था, एक चीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया। वो इन्वेस्टर्स को लाने में लगा हुआ था, दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को खींचने में अपनी तरफ लगा हुआ था। उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़ रहा था, वो कर रहा था। वो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा था, जैसे गूगल ने दिया। गूगल ने प्रायोरिटी दी अपने फर्स्ट पेज रैंक एल्गोरिथम को, उसके बाद उसने बाकी चीज़ों पे कदम रखा है। पर गूगल याहू ने ऐसा कभी नहीं किया। वो देख रहा था कि गूगल रेस में है और गूगल का सर्चिंग इंजन जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया, और बाकी चीज़ों को, अपने सर्च इंजन को बेटर करने से उसने ध्यान नहीं दिया, और बाकी चीज़ों को उसने प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया। वो बस इनलार्ज होना चाहता था, एक्सप्लोर करता जा रहा था, चीज़ों को ठीक नहीं करना था। तो देयर इज़ अ नो इकोसिस्टम, वहीं पर ऑलवेज वर्क ऑन इकोसिस्टम। गूगल हमेशा इकोसिस्टम पे काम कर रहा था। नो विजन, कोई भी विजन नहीं था वहाँ पे उसके पास। प्रॉपर विजन एंड स्ट्रैटेजी, गूगल के पास एक प्रॉपर विजन था, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ गूगल वहाँ पे काम कर रहा था। इसलिए वो लोगों को इसलिए वो बहुत सारे विजिटर्स को अपने पास ला पा रहा था। जो ट्रैफिक याहू एक टाइम पे ले रहा था, वो ट्रैफिक अब गूगल ने लेना शुरू कर दिया था। गूगल की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ना शुरू हो गई थी। नो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, कोई यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। कहीं पे भी कुछ भी था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। अगर आप में से किसी ने भी, जब आपके पास कीपैड वाले फ़ोन थे और आप उस टाइम पे याहू अगर आपने कभी चलाया होगा सर्च इंजन पे, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर कोई, जैसे याहू, गूगल कितना स्मार्ट है, आप स्मार्टली सर्च कर पाते हैं। उस टाइम पे ऐसी चीज़ें नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ही ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीज़ें थी, तो बहुत दिक्कत होती थी आपको वहाँ सर्च करने में। तो नो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस बिल्कुल भी। फोर्थ वन पे आते हैं।
लेस यूज़र बेस था, टोटली लेस यूज़र बेस था ये, है ना। लेस यूज़र बेस का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि यूज़र बेस प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मतलब अगर मैं एक यूज़र हूँ, अगर मेरे को कोई चीज़ वहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो मैं कंफ्यूज सा रहूँगा, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे सर्च करूँ, क्या मुझे कहाँ पे मिलेगा। मतलब कोई एक फॉर्मेट में नहीं था, एक सीक्वेंस वे में नहीं था। वहीं पे इंक्रीज यूज़र बेस, उसका यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। क्यों? क्योंकि सब फॉर्मेट चीज़ों में थी और यूज़र बेस धीरे धीरे इंक्रीज होना उसका शुरू हो गया था। परचेज ओल्ड स्टार्टअप्स, वो अपने ओल्ड स्टार्टअप्स में ही खुश था और वो उनको ही खरीद रहा था, पुरानी चीज़ों पे ध्यान दे रहा था। वो जो आउटडेटेड चीज़ें हो रही थी उन्हीं को प्रेफरेंसेस दे रहा था, उन्हीं के इन्वेस्टर्स को अपने पास ले रहा था। बल्कि याहू जो है वो फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप में बिलीव कर रहा था। जैसे आज के टाइम में फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप भी गूगल ने सारा रेडी कर रखा है ना, सारी डील्स। तो उस हिसाब से फेल्ड इन एड सेटअप में टोटली फेल था। प्रॉपर टारगेट ऑडियंस ऑन गूगल पे प्रॉपर टारगेटेड ऑडियंस आ रही थी। क्यों? क्योंकि ऑडियंस को अपने रिलेटेड सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती चली जा रही थी, वो वहाँ पे एड सेटअप कर ही नहीं पा रहा था। फोकस ऑन प्रॉफिट, सिर्फ याहू को प्रॉफिट से लेना देना था, याहू को किसी चीज़ से लेना देना नहीं था। फोकस ऑन स्पेंडिंग, ये प्रॉफिट पे अभी ध्यान नहीं दे रहे थे, ये स्पेंडिंग पे, एक्सपेंडिंग पे ध्यान दे रहे थे। इनका इंटेंशन था कि हमारा जो बिजनेस है, गूगल का जो बिजनेस है वो एक्सपेंड करे, उसके बाद हम प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। किसी भी बिजनेस के लिए अगर आप फर्स्टली प्रॉफिट पे ध्यान देने लगेंगे तो कभी भी आप अपने बिजनेस को इनलार्ज नहीं कर पाएंगे। फर्स्टली आपको उसको बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि प्रॉफिट के लिए। क्योंकि आपके जितना भी पैसा आप अर्न करते हैं, आपको उस पैसे से बिजनेस को लार्ज करने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए सोचना चाहिए। क्योंकि आप उसमें से अगर प्रॉफिट निकालना शुरू करने की सोचेंगे तो आप कभी उस बिजनेस को बढ़ा नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, नो चेंजिंग फास्ट, बिल्कुल भी चेंज फास्ट नहीं हो रहा था। और चेंजिंग वेरी फास्ट, गूगल बहुत बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा था। याहू बिल्कुल भी मोबाइल फ्रेंडली नहीं था और गूगल मोबाइल फ्रेंडली स्टार्टिंग से ही था। उसने ये जाना कि मोबाइल एक फ्यूचर है, मोबाइल आने वाले टाइम में हर किसी के पास होगा। इसलिए मुझे एक ऐसा पेज एल्गोरिदम चाहिए, मैं ऐसा पूरा मोबाइल फ्रेंडली मतलब बनाना चाहते हैं सर्च इंजन को, कि इसको अगर कोई फ़ोन में भी यूज़ करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने सारी चीज़ें सीखी। याहू कैसे स्टार्ट हुआ, याहू क्या था, गूगल क्या था, है ना। तो सारी चीज़ें हमने सीखी। तो डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे पार्ट्स हैं जिनसे डिजिटल मार्केटिंग का इवेल्युएशन हुआ, इनोवेशन स्टार्ट हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें इंपॉर्टेंट थी पढ़ने में। तो आज के लिए थैंक यू। कल हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।